हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज का टॉपिक है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक्चुअली में ये होता क्या है और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, वो डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपने हो सकता है जब भी कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी होगी तो उसमें देखा होगा एनसीआई। इसे कहते हैं हम एनसीआई, बहुत फेमस नाम है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक्चुअली में जो भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स पेरेंट के पास नहीं है वो कहलाते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल, पेरेंट के पास में 80% इक्विटी शेयर्स है, तो बचा हुआ शेयर्स जो पेरेंट के पास में नहीं है, पेरेंट ने होल्ड नहीं कर रखा, वो कहलाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब जनरली हम जब आईएफआरएस और इंड एस की बात करते हैं तो हम एक कंट्रोल की डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रोल की डेफिनेशन बहुत बड़ी है और उस कंट्रोल की डेफिनेशन से आपको पता चलता है कि पेरेंट और सब्सिडी रिलेशनशिप है या नहीं है। इस कंट्रोल की डेफिनेशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्वेस्टर, एक्वायरर जो है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके पास कंट्रोल है या नहीं। ओके, अब पहले अगर हम बात करें तो पहले ये कहलाता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पर अब आईएफआरएस और इंड एस के अंदर इसका नाम है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ऐसा क्यों? एक रीजन देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज होल्डिंग बेसिस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और केसेस है जिसके हिसाब से पेरेंट के पास में कंट्रोल हो सकता है, एक इन्वेस्टर के पास में कंट्रोल हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक एंटिटी है, एक एंटिटी एक्स है। इस एंटिटी के पास में मान लेते एक बार 40% इक्विटी शेयर्स है ऑफ एंटिटी वाई। एंटिटी के पास में 40% शेयर्स है, पर एक और बात है, यहां पर जो डायरेक्टर्स है, मान लो इसके पास 10 डायरेक्टर्स है। ओके, एंटिटी वाई के पास में 10 डायरेक्टर्स है। इस 10 डायरेक्टर्स में 8 डायरेक्टर्स एंटिटी एक्स के हैं। एंटिटी एक्स हैज पावर, फॉर एग्जांपल पावर टू अपॉइंट और रिमूव एनी डायरेक्टर। मान लो एग्जाम्पल, एंटिटी एक्स के 6 आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स आर ऑफ एंटिटी एक्स। अगर एंटिटी वाई के पास में 10 डायरेक्टर है, एंटिटी एक्स के पास में पावर है कि 10 डायरेक्टर से वो जो चाहे वो उसको अपॉइंट करे, रिमूव करे। मान लो दूसरा एग्जाम्पल कि 6 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स एंटिटी एक्स के ही हैं। क्या डिसीजन मेकिंग एक्स की ही चलेगी? जब भी कोई भी डिसीजन होगा, क्या एक्स का मेन आई वुड से होगा? क्योंकि अगर जो भी डायरेक्टर ने एक्स की बात नहीं मानी उसको वो रिमूव कर देगा, जो भी डायरेक्टर्स एक्स की बात मानेंगे या जो वादा करेंगे कि हम मानेंगे उनको अपॉइंट कर लेगा। अगर 6 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स है तो कभी भी अगर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग होगी तो 6 डायरेक्टर्स एक ही बात बोलेंगे, या तो हाँ या ना, एक ही जैसे। तो जो भी डिसीजन ये 6 डायरेक्टर लेंगे वही डिसीजन प्रिवेल करेगा। इस तरीके से हम बोलेंगे कि डेस्पाइट परसेंटेज ऑफ कंट्रोल हो सकता है मेजॉरिटी शेयर्स नहीं है, डेस्पाइट इन्वेस्टर के पास में हो सकता है मेजॉरिटी शेयर्स नहीं है, नो मेजॉरिटी शेयर्स, नो मेजॉरिटी शेयर्स, पर आप देख सकते हैं कि फिर भी कंट्रोल एग्जिस्ट, फिर भी कंट्रोल एग्जिस्ट। अगर कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे पेरेंट और सब्सिडी रिलेशनशिप है। क्या है? पेरेंट और सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और हम फुल कंसोलिडेशन करेंगे। अब देखो, अगर अर्लियर हम पहले के हिसाब से देखते, जब हम आईएएस, इंड एस, आईएफआरएस अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो अगर सिर्फ 40% होल्डिंग होता तो हम उसे एसोसिएट ही बोलते हैं। पर यहाँ पर अदर देन 40% दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। हमने बोला कंट्रोल एग्जिस्ट, अगर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो पेरेंट और सब्सिडी रिलेशनशिप है, और जितना परसेंटेज पेरेंट के पास में नहीं है, परसेंटेज ऑफ शेयर्स नॉट हेल्ड बाय पेरेंट, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाएंगे। ओके, बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 40% ही है तो बचा हुआ शेयर एनसीआई कहलाएगा। अब देखो, यहां पर
मेजॉरिटी शेयर नहीं है, फिर भी पेरेंट के पास में कंट्रोल है, क्योंकि पेरेंट के पास में कंट्रोल है, बचा हुआ एनसीआई कहलाएगा। अब सिंस ये हमेशा माइनॉरिटी नहीं होता, इस वजह से इसका नाम चेंज कर माइनॉरिटी इंटरेस्ट से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखा गया है। इसे आपको जब भी आप कंसोलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो आपको आफ्टर इक्विटी सेपरेट लाइन आइटम की तरह शो करना मैंडेटरी है। इसके दो मेथड्स है, एक मेथड है प्रोपोर्शनेट, एक मेथड है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, और दूसरा मेथड है फेयर वैल्यू। दूसरा मेथड है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में आपको डायरेक्टली फेयर वैल्यू गिवन होती है। अगर आप एक्चुअल क्लाइंट्स की बात करें तो आपको एक्चुअरियल्स और सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है और फेयर वैल्यूएशन खुद से कैलकुलेट करवानी पड़ती है, सर्टिफाइड कैलकुलेशन होनी चाहिए। जबकि हम दूसरे बात करें तो नेट एसेट की कैलकुलेशन लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एनसीआई की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से। मान लो टोटल नेट एसेट है 1 लाख की, तो 1 लाख को आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 एनसीआई की वैल्यू मान ली जाएगी। अगर हम क्वेश्चन आंसर पर्सपेक्टिव से देखें तो एनसीआई की वैल्यू अगर फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट की जा रही है तो आपको ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है क्वेश्चन में। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनसीआई में फर्क क्या है, और अब आप इसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों कहते हैं, और इसको आपको मैंडेटरीली सेपरेटली शो करना पड़ता है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनसीआई शो करने की जरूरत नहीं है, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनसीआई शो करना सेपरेट लाइन आइटम की तरह मैंडेटरी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी तरीके का डाउट हो, आपको क्वेरी हो, अगर आप हमारे साथ पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको जल्दी से रीच आउट करेगी, आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सी यू इनसाइड नेक्स्ट वीडियो।